we are going to understand in today's class that we project planning. What is the meaning of project plan? We already completed some of the point in that. Okay, what is the meaning of project planning? Okay, in today's class we are going to understand that what is the requirement for project planning, right? What is the meaning of project and why we require to make the project planning? We are going to understand about this, as well as in today's class the success story is based on Book My Show. I guess this word is not known unknown for you. सब लोगों ने सुना है Book My Show एप्लीकेशन यूज किया होगा? Everyone? I'm asking something. No ma'am. Book My Show नहीं सुना है किसी ने भी? कितने लोग हैं जो एप्लीकेशन यूज करते हैं Book My Show का? No मैम, मैंने भी नहीं सुना है. Okay. So let's start with the project. So I already told you that project basically क्या होता है, project planning क्या करते हैं कि जब हमें कोई भी goal accomplish करना होता है organization में, it is related with the marketing, sales, finance, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज करते हैं हम और हमारा मेन गोल होता है कि किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना, गोल को अचीव करना, then we are basically based on the project planning. Planning is always a futuristic concept. Why it is futuristic concept? Because what we are going to do in the future, how we are going to implement the activities, how we are going to take the action, that is determined before we are doing it. अगर हमें कहीं घूमने फिरने भी जाना होता है तो पहले we are doing making a plan and after that we are going to बोल सकते हैं फिर हम कहाँ जाते हैं घूमने फिरने के लिए. So for doing anything, if you are going outside, if you are planning to go abroad और कुछ भी ऐसा कुछ भी आप करिएगा, even अगर आप एक normal snacks भी बाहर खाने जा रहे हैं तो पहले आप plan करते हैं कि इतने बजे जाऊंगा, इस ड्यूरेशन पे जाऊंगी, मतलब this is the planning, right? What to do, when to do, how to do वाला concept है. Here in the project planning, the main reason क्या है project planning का आपका कि हमें एक टाइम पर इस गोल को अचीव करना है. या तो हमें अपने सेल्स को इंक्रीज करना है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने कंपनी के लिए. तो हर एक कंपनी जो है कुछ गोल के साथ रन करती है और वो प्रोजेक्ट जो है उस गोल को अचीव करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है. That is helping us to give the direction that how we are going to accomplish the goal. अब एग्जाम्पल में एक कोई भी कंपनी है, ABCD मान लीजिए कोई कंपनी है. अब ये कंपनी चाहती है कि इसका ज्यादा से ज्यादा सेल जो है वो इंक्रीज हो. अब सेल्स इंक्रीज करने का जो टेक्निक है वो क्या हो सकता है? मान लीजिए उसके पास दो कोई भी प्रोडक्ट है लेकिन जितना वो सेल्स चाहती है कंपनी उतना नहीं हो रहा, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा बहुत ज्यादा. तो इसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट रेडी किया कि वी विल स्टार्ट डूइंग कैंपेनिंग. हम कैंपेनिंग करेंगे और कैंपेनिंग क्या करेंगे कि हम लोग अपने टारगेट कस्टमर है, जैसे मान लीजिए कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो 3-4 स्टेट में सेल कर रहे हैं इंडिया के. तो अब वो व्हाट दे वांट, अब वो कैंपेनिंग करेंगे इन 3-4 स्टेट्स में और अपने बेसिकली बोल सकते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, जो मैंने आप लोगों को मार्केटिंग में पढ़ाया है, नॉन यूजर्स को भी ये इन्फ्लुएंस करेंगे. तो ये एक प्रोजेक्ट होगा. ये प्रोजेक्ट में जो हमारा गोल है इट इज रिलेटेड विद द इंक्रीजिंग द सेल्स. सो वी आर मेकिंग द प्रोजेक्ट फॉर दैट. So project is always provide a direction. It will help you that how you are accomplish the goal of the business. ठीक है? Always remember that project is never permanent. Project can be the continuous process. Project continuous process हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए या फिर साइमल्टेनियसली 3-4 प्रोजेक्ट चल रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन कोई भी एक प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है ऐसा नहीं होगा कि पूरे लाइफ टाइम वो प्रोजेक्ट चलेगा. जब एक बार वो गोल अकॉम्प्लिश हो गया, एक बार जब आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, then you will off the project and you will start the another project. Right? So that is for the temporary purpose and that can be for the short term and that can be for the long term. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? Everyone? Okay. Yes, ma'am. मैंने आपको बताया था कि अगर एक बिजनेस है, अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस को शुरू करता है, कोई भी आप मान के चलिए कोई भी इंडस्ट्री को कोई किसी चीज में भी हो जाता है, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री में जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाए, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में रहे, उनके पास एक बिजनेस में एक ही काम तो है नहीं. वी हैव टू बोल सकते हैं इंक्लूड इन द वेरियस सेक्टर्स
एंड कई बार एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने ह्यूमन नहीं होते हैं, कैपिटल नहीं होती है, तो एक ही पर्सन अपने डाइवर्सिफाइड स्किल को यूटिलाइज करता है बिजनेस को रन करने के लिए। सो आई टोल्ड यू इन दिस कि जो प्रोजेक्ट होता है ये सेक्टोरियल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, यानी वेरियस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, उसने कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट किया। अब भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस चीज का है? मान लीजिए पिकल का है, यानी अचार जो है उनकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, पिकल बन रहा है। अब उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको कहां से चाहिए? भाई उनको रॉ मटेरियल चाहिए आपके एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उनके लिए वो रॉ मटेरियल है। तो हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, ठीक है। मशीन, अगर मशीन से रिलेटेड है तो फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। सो दैट कैन बी द सेक्टोरियल हो सकता है आपका प्रोजेक्ट। और इस हिसाब से अगर हम सेक्टोरियल की बात करें तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल एंड एलिड सेक्टर हो गया, इरिगेशन एंड पावर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्टर हो गया। लगभग हर सेक्टर में आपके प्रोजेक्ट रन करते ही करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके गवर्नमेंट सेक्टर का, तो गवर्नमेंट सेक्टर पूरा का पूरा लगभग प्रोजेक्ट पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का मैंने जैसे आप लोग को एग्जांपल दिया ही था, याद होगा, याद है ना? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल याद है? यस मैम दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। अब ये तो हो गया लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमारा प्रोजेक्ट का बनाने का क्या पर्पस है, क्या रीजन है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस क्लास। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो सबसे पहला पर्पस है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, दैट इज डायरेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। डायरेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, आप लोगों ने प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, याद है कुछ? यस मैम तो उसमें एक टर्म था ऑर्गेनाइजेशन, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम क्या करते हैं, काम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फाइव फंक्शन में आता है मैम। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन काम को हम डिवाइड कर देते हैं। वर्क इज डिवाइडेड अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग वाला जो आपका पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसमें हम वर्क को व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग। एंड स्टाफिंग में हम लोग लोगों को उस वर्क के लिए असाइन करते हैं। ट्रू, सही बात है ना? Yes, ma'am. Yes, है ना? If the person is very much knowledgeable in marketing, so we are going to give them work of marketing only. True? सही बात है। If the person is related with the human resource, then we are going to give the work of human resource department, right? Yes ma'am. If the person is related with finance or finance है तो finance में. So according to the suitability, we are basically hiring the people, right? But do you think that if the people are appointed in the organization, or if the people are working in any of the business, but he or she don't have any idea that how we can do the work, यानी काम कैसे करना है, इसका थोड़ा सा भी अगर हमें आइडिया नहीं होगा, so do you think that we are able to work? अगर जैसे मान लो कि मैं आप लोग की टीचर हूं और मुझे काम नहीं मिला कि मैम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, अगर मुझे मिला कि मैम आप कुछ भी पढ़ाइए, सो डू यू थिंक दैट आई एम एबल टू अकॉम्प्लिश माय गोल, आई एम एबल टू टीच प्रॉपर्ली? क्योंकि कुछ भी पढ़ाना है तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, मैं कुछ भी पढ़ा सकती हूँ, राइट? सो मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लूंगी, चूज कर लूंगी, शायद वो मेरे स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो भी ना, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? So if the person have no direction that how you can perform your task, is it possible that we are able to do work properly? Is it possible? Tell me. No ma'am. नहीं, और हो सकता है कि मैं अपने स्किल को यूटिलाइज भी ना कर पाऊं। हो सकता है ना कि मैं मार्केटिंग की प्रोफेसर हूं, मेरा स्किल मार्केटिंग में है, मेरा नॉलेज मार्केटिंग में है, लेकिन मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूं तो आई कैन नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। ट्रू? सो द सेम थिंग इज विद द प्रोजेक्ट प्लानिंग. Project planning is helping you for providing the direction of your performance. Like, see, if you are very much educated, if you are very much knowledgeable, you are very much skilled, you are expertise in your area. जैसे मान लीजिए कोई R&D में पर्सन एक्सपर्ट है, यानी रिसर्च में पर्सन एक्सपर्ट है, और हमने कोई प्रोजेक्ट को शुरू किया रिलेटेड विद रिसर्च, देन वी आर एबल टू गिव देम टाइम, और वी आर एबल टू गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी टू पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ट्रू और नॉट? सही बात है?
Yes, ma'am. है ना? सो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन देगा, नॉट ओनली टू द एम्प्लॉइज बट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, दैट हाउ वी आर एबल टू अकॉम्प्लिश द गोल। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई यहाँ से आपके क्लास में, एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्लास मत मानिए, एक बहुत बड़ा फील्ड है, और इस फील्ड में आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा फील्ड है, ये मान लीजिए इतना बड़ा फील्ड है, और इस फील्ड में हमने कहीं एक बॉल ऐसे करके छुपा दिया है, ठीक है? तो दिस इज मे बी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। अब देखो, इसको अकॉम्प्लिश करने का मल्टीपल तरीका है, यहां से भी आप जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां मल्टीपल वे वी हैव टू अकॉम्प्लिश द गोल, बट ऑल द डायरेक्शन इज नॉट सुटेबल। सारा डायरेक्शन सुटेबल होगा क्या? No, ma'am. बिल्कुल भी नहीं। तो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो हमें बेस्ट तरीका, बेस्ट वे बताएगा कि हम कैसे अकॉम्प्लिश मतलब कि पाएंगे अपने गोल को। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग इज गोइंग टू हेल्प अस, एंड नॉट ओनली टू द एम्प्लॉइज but to the whole organization, that how we are able to accomplish the goal of the organization. Clear होगी बात? It is helpful for each and every person, and the person will be assigned with the proper task. यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट में, अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर मान लीजिए आपको गोल अचीव करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है कि इसको अकॉम्प्लिश करना है, तो इसके लिए आप हर एक एम्प्लॉइज को तो नहीं बोलोगे कि आप सब कोई काम कीजिए, बट हो सकता है कि आपने 7 लोगों को इसके लिए हायर किया हो। अब ये 7 पीपल जो है, इनका काम, इनका जो वर्क है, ये प्रॉपरली असाइंड होगा, ताकि वो अपने असाइंड वर्क के हिसाब से अपने काम को, अपने असाइंड वर्क को कंप्लीट करें, और जब वो असाइंड वर्क कंप्लीट होगा, देन वी आर एट दैट स्टेज वेयर वी आर एबल टू अकॉम्प्लिश द गोल। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So next point is acting as a medium of communication. So first point is that project planning का purpose है that it is helpful for giving the direction of performance. Now the next one is acting as a medium of communication. Okay, what is the meaning of communication? Who is going to tell me? What is the meaning of communication? Communication का मतलब क्या है? कोई भी बताओ मुझे, क्या होता है कम्युनिकेशन? मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, आई जस्ट वांट दिस आंसर फ्रॉम यू ऑल। और सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए क्लास में। टर्न ऑन योर कैमरा, टर्न ऑन योर कैमरा, एवरीवन, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए। यस रुचि? Of using words जैसे or signs or behaviors to express or exchange information, or to express your ideas, thoughts, feelings, etc. वेरी गुड, बट रुचि प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा टर्न ऑन करके बैठो, और जब आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, लेकिन कैमरा टर्न ऑन करके ही आंसर दीजिए सारे बच्चे। यस अरमान? Yes, ma'am. Communication, the act of sharing or existing information, idea or feelings. एग्जैक्टली। सो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन एक तरीके का क्या है, एक ये प्रोसेस है। कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक होते हैं सेंडर और एक होता है रिसीवर, ठीक है? मैं तुम लोग को कम्युनिकेशन इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स में प्रमोशन पढ़ा है, दैट इज रिलेटेड विद, दैट इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन। सो हियर इज अ सेंडर, हियर इज द रिसीवर। यहाँ पर हम बेसिकली मैसेज को सेंड करते हैं, ये डिकोड होता है, फिर ये जाकर रिसीवर के पास पहुंचता है। सो दिस इज अ वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज टू द पर्सन, ठीक है? जो जिस पर्सन को हमें टारगेट कंज्यूमर को कम्युनिकेट करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। किसी को इंफॉर्मेशन देना, किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन का रिवॉल्व होना, पर्सन का इंट्रैक्शन, these are the part of the communication. So here what is the meaning of communication in the project planning? So I just want to tell you कि जो project planning है, it develops the process of coordination among various
parts of the project, and moreover it act as a medium of communication. For example, I already told you, एक मिनट, I am sharing the screen, आप लोग देखिएगा screen. जैसे ये देखिए, ये आपका जो फील्ड था, मैंने बताया कि जब एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, अब इसमें हमने बहुत सारे लोगों को लिया, मान लीजिए हमने 7 लोगों को लिया, तो 7 लोग जो है इसके लिए वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो जो यहाँ पर 7 पीपल जिनको वर्क असाइन किया गया है, दे ऑल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विद इन द प्रोजेक्ट। यानी जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक क्या करते हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं काम में, ताकि उनका जो गोल है वो अकॉम्प्लिश हो जाए। सो प्रोजेक्ट इज अ काइंड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन where the people are communicating, the people who are engaged in the project planning, they are communicating regarding to the work and regarding to the बोल सकते हैं queries, if they have any queries, if they have any बोल सकते हैं doubt, if they want to communicate some important information, they are doing within the project. So we can say that project planning जो है वो हमारा एक प्रोसेस है जहां पर हम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर आते हैं। The people will start coordinating because project planning को बनाना यानी कि उसको डिजाइन करने से लेकर, प्रोजेक्ट प्लानिंग को डिजाइन करने से लेकर के उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने तक वी रिक्वायर्ड अ टीम। ठीक है, द टीम हु इज coordinating with each other for achieving the final goal through project. ठीक है, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक तरीका है जहां पर लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि इफेक्टिवली, इफिशिएंटली वो अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, जस्ट इमेजिन यहां पर 2 पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए जो है ही इज रिलेटेड विद द रिसर्च एंड बी इज द रिलेटेड विद द सेल्स। अब बताइए, रिसर्च और सेल्स में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं, बताइए मुझे। रिसर्च एंड सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और नॉट? इफ देयर इज अ मार्केटिंग की कोई कंपनी है तो रिसर्च और सेल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं? यस मैम, आर वाला अपना पे डिपेंड है और एस वाला अपना पे डिपेंड है। हाँ बिल्कुल, सो बोथ एक्टिविटीज आर मे बी इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों की एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों का डेटा एक दूसरे के लिए यूजफुल है ना, कोई भी एक्शन लेने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट में ये जो दोनों पर्सन ए और बी दोनों इन्वॉल्व हैं और ए जो है ए ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया बी को रिगार्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच दे हैव, दे आर इन द रिसर्च, तो रिसर्चर के पास हमेशा डेटा प्रेजेंट होता है। मान लीजिए इन्होंने डेटा नहीं दिया सेल्स को, तो सेल्स कैसे, जो बी जो है वो सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे, सेल्स से रिलेटेड डिसीजन कैसे लेगा, बताओ? It is not possible. So in a project planning, it is not only for accomplishing the goal, but the accomplishment should be in the effective and the proper efficient way, and that is only possible when there is a strong communication and coordination among the people. आई बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? ओके, ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज अराउजिंग कॉन्शियसनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। अच्छा, तुम लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए, कैमरा टर्न ऑन करो, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। एक सिर्फ स्टूडेंट है कौशल, उसका सिर्फ कैमरा टर्न ऑन है, बाकी कोई बच्चे का कैमरा टर्न ऑन नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो यस, व्हाट आई वाज सेइंग कि चलिए अभी हम लोग कैमरा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इट्स नॉट अबाउट द अदर थिंग्स। अब यहां पर देखिए कि आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि आपके अंदर कॉन्शियसनेस आएगा कि आप कितना ज्यादा वर्क को इंपॉर्टेंस देते हैं। रुचि, कैमरा अभी ऑन किया और फिर चली गई कैमरा ऑफ करके। ऐसे जो भी बच्चे हैं क्लास, so we were on the topic of arousing consciousness about the importance of the work। ठीक है, अब जैसे भी आप लोग कैमरा वाला एग्जांपल देखिए,
क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग के ऊपर अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सो यू ऑल आर डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक यू आर नॉट टर्निंग ऑन द कैमरा, द टीचर स्पीकिंग अगेन एंड अगेन. The same situation is happening in the organization. If you are basically if you are following the usual routine, जब आप एक usual routine follow करते हैं, अपने काम को करते हैं, तो कई बार आपके अंदर उस काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ वो वर्क कंप्लीट करना है, कोई टारगेट नहीं है, काम डिले हो रहा है, डिले होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर नॉट गिविंग एज सच इंपॉर्टेंस to the work. Some people are very much demotivated toward work that they are only doing formality. वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग है ना, ये हर पर्सन को कॉन्शियस करेगा. कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? एक्टिव करेगा, ठीक है. कॉन्शियस माइंड में उनकी ये बात रहेगा that we are doing or we have to accomplish the goal. Our work should not be delayed. Our work should be error free. Error free का मतलब इसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. काम को एक क्वालिटेटिव वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश आप करोगे जब आप एक प्रोजेक्ट में इंडल्ज होते हो. लेकिन वही अगर आप एक डे टू डे का काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर डूइंग द वर्क, यू आर डिलेइंग द थिंग्स, यू आर प्रोक्रेस्टिनेशन द थिंग्स, कल करेंगे, परसों करेंगे, वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, राइट? But in the situation of the project planning, when you are in project, it's your duty to accomplish the goal on the target time. ठीक है, तो आपके अंदर वो एक्टिवनेस आ जाएगा, ठीक है, आप एक्टिव बन जाओगे कि भाई मुझे अपना गोल को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है. सो जितना भी फंक्शन अपने काम को से रिलेटेड है, काम करने से रिलेटेड, वो सारे फंक्शंस को फास्टली करोगे, ठीक है. आपको कई लोग इसलिए भी सिचुएशन हो जाता है क्योंकि द पर्सन और द ऑथोरिटी इज नॉट वेरी मच स्ट्रिक्ट. ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब आपकी ऑथोरिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है तो आप काम को पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं. लेकिन वही जब आप एक प्रोजेक्ट में हैं तो नाउ दिस प्रोजेक्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ यू विल अचीव द प्रोजेक्ट देन यू विल अप्रेज्ड. आपको अप्रेजल मिलेगा, आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, आपकी कंपनी इससे प्रॉफिट अर्न करेगी और आपके एक बोल सकते हैं ना ऑफिस में आपके एक इमेज क्रिएट होगा. लेकिन वही अगर आपने ये प्रोजेक्ट में गड़बड़ किया, आपने प्रॉपरली अकॉम्प्लिश नहीं किया गोल को, तो यही प्रोजेक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ बोल सकते हैं पनिशमेंट फॉर यू, बिकॉज यू विल नेवर इंडल्ज इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नहीं डाला जाएगा. मैं एम्प्लॉइज के कॉन्सेप्ट में कह रही हूँ ये चीज. आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. आपको काम करने के लिए आपको अप्रेजल की जगह पे आपको लोग बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्ट, नॉट इन दैट सेंस, बट द ऑर्गेनाइजेशन विल लूज ट्रस्ट फ्रॉम यू. ठीक है, आपके लिए ट्रस्ट उनका खत्म होने लगेगा. सो द प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सट्रीम प्रेशर बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये एक प्रेशर नहीं है लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना. और आप यू विल बिकम द इंस्पिरेशन फॉर द अदर एम्प्लॉइज. सो हियर यही चीज बताया जा रहा है कि जब आप एक टारगेट वर्क में होते हो, जब आप प्रोजेक्ट में रहते हो, तो यहाँ पर ये एक लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस जगाता है अपने काम को लेकर के कि हमें अपने काम को प्रॉपरली फुलफिल करना है. ठीक है, एंड जो भी डायरेक्टेड आपका जो डायरेक्शन है, जो भी आपको डायरेक्शन मिला है काम का, उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए अपने काम को प्रॉपरली पूरा कंप्लीट करना है. I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Clear हो गया? ठीक है. So I guess the first point, direction of performance, that is clear. Second one is that it is acting as a communication through project. The people are coordinating and communicating with each other. हो सकता है ना कि जब 2-3 डिपार्टमेंट अलग अलग हो, अपना अपना काम कर रहे हो, ज्यादा कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन जब वो एक प्रोजेक्ट में होते हैं तो दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. नेक्स्ट वन इज दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्शियसनेस. लोगों के अंदर कॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज पे प्रॉपरली फोकस करना शुरू करो. आप लोगों ने सुना होगा कि अरे ये पर्सन बहुत कॉन्शियस है अपने पढ़ाई को लेकर के. इसका मतलब क्या होता है? दैट पर्सन इज वेरी मच कंसंट्रेटेड, बोल सकते हैं ना, कंसंट्रेटेड एंड वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड व्हाट? टुवर्ड studies, right? The same situation is here.
like the project is helping the people, the employees of the organization, that they will become more conscious toward their work. They will understand that what is the importance of work. है ना, जैसे आप लोग में से बहुत बच्चे हैं जिनको पढ़ने का इंपॉर्टेंस नहीं पता लगता है कि नहीं? ये चीज सही बात है? नो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ने का इंपॉर्टेंस नहीं पता लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस वंस देयर एज इज एट दैट एज, या फिर उनकी करियर की बात आ जाती है. तो द सेम सिचुएशन इज हियर दैट द पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, द एम्प्लॉइज विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, एंड they will concern, conscious, concentrated toward their work. I guess this point is also clear. Clear हो गया सबको? Yes. Okay, let's move toward the next point, that is providing control. Providing control. Providing control. अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, जितने भी टॉपिक्स अभी तक हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मुझे थ्योरीज भी करानी है. बस एक बार प्रोजेक्ट प्लानिंग खत्म हो जाए, देन विल मूव टुवर्ड द थ्योरीज. बहुत सारे थ्योरीज है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के. शम्फिटर के थ्योरी हैं, वॉकर के थ्योरी हैं, पीटर ड्रकर के थ्योरी हैं. ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. ठीक है, सबने कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बोला है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बातें बोली हैं, तो वो हम करेंगे. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग कंट्रोल. प्रोवाइडिंग कंट्रोल. ठीक है, प्रोवाइडिंग कंट्रोल. अच्छा तुम लोग बताओ मुझे, मैनेजमेंट फंक्शन का जो 5th फंक्शन है, दैट इज कंट्रोलिंग. होता है कि नहीं? Yes, ma'am. कंट्रोलिंग से क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? गुस्सा कंट्रोल करना. क्या होता है गुस्सा कंट्रोल करना? बताओ, नॉर्मल क्वेश्चन कर रही हूँ. गुस्सा कंट्रोल करना, मम्मी कहती है गुस्सा मत करो, गुस्सा कंट्रोल करो, क्या होता है? यस अरमान. Yes, ma'am. In this position of new who make decision, he always want to be a control. अच्छा, ये जहां से भी तुम रीड आउट करके पढ़ रहे हो, वो रीडिंग तो हो गया, ठीक है. तुमको क्या समझ आया इस लाइन से जो तुमने बोला है? Yes, ma'am. कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना ही उसको बोलते हैं कंट्रोल करना. वेरी गुड, वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छा लाइन तुमने बोला, बिल्कुल सही बात है. When we are at that situation where we are able to handle the things, we are able to manage the things, that is basically controlling, है ना. कंट्रोल में आपकी 2-3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे बजटिंग कंट्रोल करना. ठीक है, ये ऐसा स्टेज है जहां पर हम चीजों को मॉनिटर करते हैं. मॉनिटर करना मतलब ऑडिट करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सुधार की जरूरत है. सो कंट्रोलिंग इज बेसिकली एक्शन रिलेटेड थिंग, जहां पर हम एक्शन लेते हैं, और एक तरीके से एक निगेटिव अप्रोच होता है. यहाँ पर आप वो सब चीजों को हटाओगे, साइड करोगे जो चीज आपके वर्क के लिए इफिशिएंट नहीं है ना. सो प्रोवाइडिंग कंट्रोल का मतलब यही है कि एज द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज फ्रेम्ड बिफोर हैंड, यानी कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, पहले बनता है. सो इट डायरेक्ट्स द कोर्स ऑफ एक्शन. ये डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे कैसे एक्शन लेना है. As a result, it can naturally provide for implementation of control. Methods of control or activities are directed by it. See, if we are giving the direction, अगर हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से जाके गोल को अकॉम्प्लिश कीजिए. आप अगर सेल्स से रिलेटेड है तो आप हर दिन सेल्स से रिलेटेड डेटा मार्केट से निकलवाइए, उस डेटा को प्रीवियस डेटा से मैच कीजिए. ये हो सकता है एक तरीका. तो डायरेक्शन के साथ साथ हमें कंट्रोलिंग मेथड्स भी एट द टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि इफ दिस थिंग, दिस वे इज नॉट वर्किंग, व्हाट वी कैन डू. वी कैन इंप्लीमेंट द अदर थिंग, वी कैन चेंज और मॉडिफाई द डायरेक्शन, we can change in the procedure. So controlling is also decided in the situation of project planning, because project planning is related with result. Project planning किस चीज से related है? If it is related with result, so for example, अगर हम कोई एग्जामिनेशन देते हैं और हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, लाइक
whatever our target is, like I just want to get 80% और मेरा आया 60% example के लिए. So now what we can do for the next examination, what we can do, क्या कर सकते हैं हम बताइए. मैम उससे ज्यादा परफॉर्म पिछले मार्क्स. Exactly. What we can do, I just want to tell you that either we just want to change our routine. हम रूटीन को चेंज कर लेते हैं कि अगले एग्जामिनेशन से पहले अगर हम लोग टीवी 2 घंटे देखते हैं तो उसको 1 घंटा करने की कोशिश करते हैं, खेलने 4 घंटे जा रहे हैं तो उसको 2 घंटे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना. So this is basically known as controlling, how we are handling the routine, how we are managing the routine, how we are giving more time to the studies. So controlling is always related with the result. Controlling is result oriented. बट यहाँ पर जो हमने कंट्रोलिंग किया है वो रिजल्ट के आने के बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए किया है ना. लेकिन कंट्रोलिंग जब हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के विद इन ही हम कंट्रोलिंग करना शुरू करेंगे अगर हमने देख लिया कि अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो किसी रीजन से प्रॉपर नहीं हो पाएगा. मतलब टारगेट 80% था, अगर प्रोजेक्ट अचीव करने का, प्रोजेक्ट बनाने का 80% टारगेट था कि 80% हम अपनी सक्सेस रेट को पा लेंगे, और अगर हमें लग रहा है कि नहीं 50% भी फुलफिल करना मुश्किल है, देन वी विल स्टार्ट कंट्रोलिंग दोज एक्टिविटीज व्हिच इज टेकिंग लॉन्ग टाइम एंड दैट इज नॉट इफिशिएंट. जो चीज हमें इनएफिशिएंट लगेगा अपने प्लानिंग में उस चीज को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसको मॉडिफाई या चेंज करेंगे. आई बात समझ में? So controlling is action related, आपका क्या है ये function है. So in the project planning, if we are giving direction of the work, then definitely we are also providing the ways or a strategy of controlling. So providing control, if the people are indulged in the project planning, the organization or the authority have control over that project. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? समझ में आया? व्हाट इज द कंट्रोल हियर? देखो जो मैंने एग्जांपल लिया वो लाइव एग्जांपल था कि स्टूडेंट वाला जो मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 एस्पेक्ट बताया कि एक होता है कि अगली एग्जामिनेशन से पहले अगर आपने कोई चीज कंट्रोल किया या नई टेक्निक इंप्लीमेंट की या अपने रूटीन को चेंज किया, लेकिन कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन के हिसाब से देखें तो दैट इज बिफोर रिजल्ट. रिजल्ट्स को प्रॉपरली लाने के लिए, बेटर रिजल्ट के लिए वी आर डूइंग द कंट्रोलिंग प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेथड्स टू बी कंसिडर्ड. अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में बनाते हैं. जब हम कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें कंसिडर करना चाहिए. What we have to consider, जैसे कैसे एग्जामिनेशन देने से पहले हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है, हमें साइड बुक भी पढ़ना है, तो यहाँ जो जो चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं ना अपने एग्जामिनेशन के लिए, वैसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम पे क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है कि what we have to consider during the project planning. So this topic we are going to understand in the next class. I guess this point is clear to all of you कि project planning का purpose क्या है, clear हो गया? What is the purpose of project planning? The people are more conscious toward the work. They are बोल सकते हैं they will take the work as a responsibility. Proper controlling procedure will be possible due to project, as well as we are able to give the direction of performance, that how we have to work. And even it is work as a medium of communication through project. The different departments, the people who are indulged in project, they are also going to communicate with each other. So these are the purpose of the project planning. एंड द सेकेंड जो टॉपिक है वो है क्या क्या मेथड्स, मतलब क्या क्या तरीके हैं जो हमें देखना चाहिए जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग को बना रहे हैं, क्या क्या कंसिडर करना चाहिए. सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर सक्सेस स्टोरी, एंड आवर सक्सेस स्टोरी इज ऑन बुक माई शो. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हर्ड बुक माई शो? रेज योर हैंड. कितने लोग हैं जिन्होंने बुक माई शो के बारे में सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू? What about the others? Only Kaushal, he heard about Book My Show. किसी और लोगों ने नहीं सुना Book My Show? अच्छा, कितने लोग हैं जो मूवीज जाना पसंद करते हैं? How many of you are going, basically you are feeling happy when you are going to see a movie? टिकट बुक होता है मैम ऑनलाइन Book My Show से मैम.
वेरी गुड, ये तो सही बात है, बिल्कुल टिकट बुक होता है। लेकिन मैं बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो मूवी देखने जाते हैं हॉल में, सिनेमा हॉल में, कितने लोग जाते हो? बहुत बार। घर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, घर पे तो यार ओके। सो जस्ट इमेजिन, ओके क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि इफ द पीपल, आप लोग 5 फ्रेंड्स हैं और आप लोगों को मूवी जाना है, ठीक है। अब भाई मूवी कौन से हॉल में टिकट अवेलेबल है वो आपको घर में बैठे बैठे आइडिया चाहिए, लेकिन उसके लिए तो आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई ना कोई ऐसा ऐप होना चाहिए या इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके थ्रू आपको ये चीजें पता लगे। तो पहले क्या था कि पहले वेबसाइट का सिचुएशन था, मतलब वेबसाइट में आपके सारे डिटेल्स लिखे होते थे। लेकिन आप सोचिए कि वेबसाइट इतना कॉम्प्लेक्स, आप उसको वेबसाइट पहले आप टाइप करो, सर्च इंजन में टाइप करो, फिर उसमें पेज ओपन होगा, फिर उसमें डेट ढूंढो, डेट के बाद फिर उसमें आप ये देखो कि भाई इस डेट में ये वाली मूवी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये कितना डिफिकल्ट पूरा सिचुएशन है, आपको लग रहा है ना ये कितना डिफिकल्ट है कि नहीं? और कई बार ये भी होता है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता भी नहीं है, और हम जब मूवी देखने जा रहे हैं तब पता लगता है अरे टिकट तो आउट, पहले क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, टिकट नहीं मिल रहा है। सो ये जो बुक माई शो है, ये बेसिकली इसका जो शुरुआत हुआ था ये बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था, दैट वाज वर्किंग एज अ प्रोवाइडिंग द टिकट फॉर व्हाट, टिकट फॉर movies, but nowadays we can see that they have so many options, इनके पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक मिनट, स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग, यू ऑल आर एबल टू सी? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। Yes. आशीष हमरा जानी मैम इसका थी ना सीईओ। एक मिनट, ओके okay, I'm sharing the screen. No ma'am. Yes, just wait for a minute, I'm sharing the screen, I'm saying that. Okay, so book my show की कहानी कैसे शुरू हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। book my show जो है ये how it was started. तो book my show is basically known for the movies application. They are providing the service, ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है। फ्लिपकार्ट आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या सर्विस प्रोवाइड करता है भाई? तो मूवी जाने से पहले अगर आपको टिकट लेना है तो आप बुक माई शो से इस पे टिकट ले सकते हैं। बुक माई शो आपके हर एक इंडिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज में इट इज वर्किंग। किसी भी स्टेट में बैठे हुए आप दूसरे स्टेट के किसी भी हॉल, पीवीआर, सिनेमाज, ये जो भी आपके हॉल वगैरह हैं उनका इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो कि कहां पर कौन कितने सीट्स अवेलेबल है, और एलोकेशन ऑफ सीट को भी देख सकते हो, यानी कि कौन से जगह पे हमें सीट लेना है। फ्रंट रोज में है कितने सीट्स अवेलेबल, बैक रोज में कितने सीट्स अवेलेबल है। यू आर एबल टू गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन थ्रू बुक माई शो। व्हाट यू नीड टू डू फॉर दिस, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ इट। बुक माई शो का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आप टिकट की अवेलेबिलिटी चेक कीजिए। टिकट की अवेलेबिलिटी है तो कहां पर सीट लेना है। अगर आप 5 फ्रेंड हैं और 5 सीट एक साथ चाहिए तो पांचों सीट जो है यू कैन सेलेक्ट इजिली। आप अपने हिसाब से अपना सीट सिलेक्शन कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपको स्नैक्स भी खाना है, जैसे कि कॉर्न जो हम लोग लेते हैं, है ना, कॉर्न वगैरह जो है वो सब हम लोग जो लेते हैं, वी आर एबल टू बुक दैट एज वेल फ्रॉम बुक माई शो। So earlier when it was started, इसका जो एप्लीकेशन आया है ये 2012 में इसका एप्लीकेशन आया है बुक माई शो का। लेकिन ये कंपनी जो है ये बहुत पुरानी कंपनी से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बुक माई शो जो है अभी फिलहाल अगर आपको आईपीएल मैचेस के लिए टिकट चाहिए तो आप बुक माई शो से बुक कर सकते हैं। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी, कितने लोगों को पसंद है स्टैंड अप कॉमेडी, कितने लोगों को पसंद है? How many of you like stand-up comedy? सुना है या ये भी वर्ड नहीं सुना है, ये बताओ मुझे। कौशल को पसंद है, मैं भी रेज करती हूँ हैंड, मुझे भी बहुत पसंद है। सो बेसिकली जो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जो आप लोगों ने देखा होगा, जो कॉमेडियंस होते हैं वो भी अलग अलग जगह पे आते हैं, जैसे किसी क्लब में आते हैं, तो उनके लिए भी जो टिकट्स है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन बुक माई शो। अच्छा, संदीप महेश्वरी जी का नाम कितने लोगों ने सुना? हाउ मेनी ऑफ यू? संदीप महेश्वरी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। Yes, ma'am. वेरी गुड। मतलब संदीप महेश्वरी ही इज अ फेमस पर्सनालिटी।
तो बिल्कुल मैं वही चीज आपको बता रही हूँ कि उनका भी जो टिकट है ना, दैट इज इवन ऑल्सो अवेलेबल इन बुक माई शो. इफ यू वांट टू अटेंड हिज शो, यू आर एबल टू गेट दैट टिकट फ्रॉम बुक माई शो. यहां तक कि आपके अरिजीत सिंह जी का भी जो कॉन्सर्ट वगैरह होता है, उसके भी टिकट्स आपको बुक माई शो में अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अरिजीत सिंह जी का नाम इसलिए लिया बिकॉज बहुत लोग के वो फेवरेट सिंगर है. तो यहाँ पर मैं वही बात कर रही हूँ, यहाँ पर एक लाइन स्टार्ट हुआ है, देखिए बुक माई शो के नीचे क्या लिखा है. आर यू अ मूवी बफ? मूवी देखना बहुत पसंद है? अगर नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर है तो बुक माई शो इज अ रिलेवेंट एप्लीकेशन फॉर यू. आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीज है. ठीक है, मूवी देखते क्यों है आफ्टर ऑल लोग? व्हाई द पीपल आर वॉचिंग मूवी? ऑब्वियसली द रीजन बिहाइंड इट, माइंड को फ्रेश करने के लिए, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो मूवी देख लिया. ठीक है, इवन आई जस्ट वांट टू टेल यू बिकॉज व्हेन आई वाज गिविंग माय एमकॉम एग्जामिनेशन, उस समय बाहुबली मूवी आई थी और मैंने भी अपने एग्जाम के एक दिन पहले मूवी देखा. सो एवरीवन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूवी. दैट इज फॉर फ्रेश करने के लिए माइंड अपना. ठीक है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दिस इज द बेटर ऑप्शन. So one platform that unites all movie goers यानी कि मतलब जितने लोग भी मूवी जाना पसंद करते हैं उन सब के लिए जो बुक माई शो का प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ रिलेवेंट प्लेटफॉर्म फॉर दूस पीपल. लेट मी टेल यू अबाउट दिस कंपनी के इसका कुछ हाईलाइट बताती हूँ मैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई, और इसके फाउंडर्स कौन कौन है? आशीष हेमरजानी, परीक्षित दर और राजेश बलपांडे. So these are the founders of Book My Show. ठीक है, इनकी भी मैं बातें करूंगी कि कहां से शुरुआत हुई इनकी कहानी. तो बुक माई शो जो है इसका हेडक्वार्टर, फाउंडर, और ये सेक्टर क्या है, यहाँ ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम होता है. यानी कि अगर आपको घर बैठे बैठे टिकट चाहिए, जैसे कि आजकल हम लोग रेड बस के थ्रू बस के टिकट्स ले लेते हैं, IRCTC के थ्रू ट्रेन की टिकट लेते हैं, वैसे ही मूवीज, कॉन्सर्ट्स, बोल सकते हैं पोएट्री नाइट्स, ये सब चीजों के लिए वी आर एबल टू गेट द टिकट फ्रॉम बुक माई शो. द डेट इज रिटन हियर इज फाउंडेड. कब ये फाउंड हुआ है? 1999. बट लेट मी टेल यू, 1999 में बुक माई शो की कहानी बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई थी. 1999 में इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की कहानी शुरू हुई थी. बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये बेसिकली एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, चैनल वगैरह से रिलेटेड आपका ऑर्गेनाइजेशन है. उसी के अंडर में इसको बेसिकली बुक माई शो को शुरू किया गया है. अब इसकी कहानी देखते हैं कि बुक माई शो जो है ये स्टार्टेड आउट इन 1999 एज अ सॉफ्टवेयर रीसेलर फॉर मूवी थिएटर एंड कन्वर्टेड. मतलब बुक माई शो के नाम से पहले ये चीजें नहीं थी, पहले कुछ और नाम था. बाद में 2007-8 के अराउंड बुक माई शो की कहानी शुरू हुई और 2012 में इसका एप्लीकेशन आया. ठीक है, अगर बुक माई शो की बात करें तो ये 5 कंट्रीज में काम कर रही है और लगभग इसके 30 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं. ठीक है, और यहाँ पर इनका जो सिचुएशन रहा है बुक माई शो का, बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहा है. लगभग 2018 की बात करें तो इसका रेवेन्यू 391 करोड़ था, लेकिन कोविड पैंडेमिक का इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, वर्स इफेक्ट पड़ा है. लगभग 200 एम्प्लॉइज को बुक माई शो कंपनी ने निकाला है. उसका रीजन ये था कि कोविड के टाइम पे लगभग हर एक PVR, सिनेमा हॉल, जितने भी बोल सकते हैं कि थिएटर वगैरह से रिलेटेड चीजें थी, सब कुछ लगभग बंद थी कोविड पीरियड में. सो दैट वाज द टफ टाइम फॉर बुक माई शो एंड मींस इन 2018 they were in a huge profit. Their revenue is around 391 crore, but after that when the COVID arrived they are basically facing the same problem. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी इनके फाउंडर्स की स्टोरी. तो यस, देयर फाउंडर और जो CEO है, ये जो आपको इधर दिख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड पर्सन है, दिस पर्सन इज, आप इनका नाम है आशीष, परीक्षित एंड लास्ट वन इज राजेश. तो ये जो तीनों है ये एल्युमनाई है. अब यहाँ पर एक टर्म और मैं बताना चाहूंगी, दीज आर नॉट बिलोंग टू, दीज पीपल नॉट बिलोंग टू IIT और IIM. ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इट. ठीक है, सो these three they all are friends. ये तीनों दोस्त हैं और ये एल्युमनाई है. इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? सेंडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई है. यस अरमान?
मैम एलुमनाई की मतलब क्या होता है? एलुमनाई का मतलब होता है जो पास आउट बच्चे होते हैं ना, जैसे तुम लोग जैसे सीमेज से पास जब हो जाओगे, पास आउट हो जाओगे, तो तुम लोग भी एलुमनाई हो जाओगे सीमेज कॉलेज के। मतलब कि हो सकता है कल को तुम लोग के लिए पार्टी हो, एलुमनस पार्टीज रखी जाती हैं। जैसे मेरे कॉलेज में हर साल एलुमनाई पार्टी होती है, हर साल। जैसे मुझे इस बार भी इन्विटेशन आया है। एलुमनी मतलब वो होते हैं जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? आई बात समझ में अरमान? यस मैम, यस ठीक मैम। है। सो ये तीनों जो स्टूडेंट हैं वो सेंटनम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स रहे हैं। आशीष जो हेमरजानी है, ही इज अ सीईओ ऑफ बुक माई शो। और ये पहले कहाँ काम करते थे? पहले ये जे वॉल्टर थॉमसन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी पता है क्या होता है? मार्केटिंग के बच्चे हो, बताओ मुझे। एडवर्टीजमेंट एजेंसी पता है क्या होता है? मैं बताती हूँ एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या होता है। जैसे कि हर एक जो कंपनी होता है ना बच्चे, हर एक कंपनी के पास अपना डिपार्टमेंट नहीं होता है कि वो एडवर्टीजमेंट का भी काम करे। मान लो कि मेरी कंपनी क्या बना रही है, बॉटल बना रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस बॉटल को एडवर्टाइज करने का काम मेरी खुद की कंपनी कर रही है। कई बार हम ना बाहर से, आउटसाइड से अब एक एजेंसी को हायर कर लेते हैं कि भाई ये फलना जो एजेंसी है ये मेरे प्रोडक्ट को क्या करेगी, एडवर्टाइज करेगी। ठीक है? सो दैट द एडवर्टीजमेंट एजेंसीज आर डिजाइनिंग, दे आर मेकिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द कंपनीज। ठीक है? सो आशीष जो हेमरजानी थे, ही वाज वर्किंग इन जे वॉल्टर थॉमसन, जो एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी, एक एडवर्टाइजिंग फर्म था, उसमें ये काम करते थे। राजेश बाल पांडे जो थे वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। ठीक है? मतलब यहाँ पर हर एक पर्सन जो था, दे बेसिकली दे वर एंगेज्ड इन समथिंग। एंड आशीष के लीडरशिप के अंडर में आपका बिग ट्री एंटरटेनमेंट, जो बिग ट्री एंटरटेनमेंट है वो भी आशीष हेमरजानी का ही है। उन्होंने बिग ट्री एंटरटेनमेंट पे काम किया। और बिग ट्री एंटरटेनमेंट के थ्रू ही उनको पता लगा कि कितना ज्यादा आपके इंटरटेनमेंट के टिकट का डिमांड है, कितना ज्यादा लोग डिमांड करते हैं टिकट्स के लिए। तो उनको आइडिया आया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सिनेमा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थिएटर्स फॉर टेकिंग द टिकट, it's better to provide this opportunity via using the बोल सकते हैं एप्लीकेशन, और via using the टेक्नोलॉजी। और उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने डेवलप किया, और ये सॉफ्टवेयर जो है वो बुक माई शो, जिसके लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिला, और दैट इज अ सक्सेसफुल थिंग। ठीक है? बुक माई शो का आइडिया आया कैसे? जब आशीष जो थे वो थॉमसन में काम कर रहे थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे थे, तो ही वाज बेसिकली वेंट टू द साउथ अफ्रीका ट्रिप। वो साउथ अफ्रीका के ट्रिप में गए, और वहां पर एक दिन वो ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और रग्बी टिकट के बारे में रेडियो में सुन रहे थे। ठीक है? अब इसके बारे में सुनते सुनते अचानक से उनके दिमाग में क्या है, आइडिया स्पार्क किया। ठीक है? कई बार नहीं होता है कि जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं या कुछ हम लोग एजुकेशनल कंटेंट देख रहे होते हैं, तो अचानक से हमें लगता है इसके थ्रू हम ये ऐसा कर सकते हैं। तो सेम थिंग हैपेंड विद द आशीष। जब आइडिया स्पार्क हुआ तो आशीष क्या किया, उन्होंने वो वापस इंडिया आए, और उन्होंने तुरंत से अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। सोच सकते हो इतना क्विक डिसीजन देख रहे हो? He Yes, sir. immediately resigned from his job and he basically started focusing on his idea. मतलब अपने काम पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। He thought of Big Tree Entertainment Private Limited as a means to transform the niche of ticket booking. और उन्होंने क्या किया, Big Tree Entertainment Private Limited जो था उसी को as a ticket booking के लिए उसी कंपनी को उन्होंने यूज किया, और इसी के अंडर में इन्होंने बुक माई शो जो है वो शुरुआत किया। अब आप सोचो कि एट द एज ऑफ द 24 अचानक से जब आशीष ने अपने इस बिजनेस आइडिया के बारे में बताया अपनी फैमिली को, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। अब मैं भी अपने घर में बोलूं कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और मैं घर पे बैठ रही हूँ, they will feel happy or not? Do you think that they will feel happy? No, obviously no one will be happy if their child is doing nothing, है ना? So the same thing happened. His parents was not happy with his idea, but and because उनके दिमाग में वही चीज आ रहा था कि मेरे बच्चे का करियर का क्या होगा। लेकिन finally आशीष he convinced them, और at the 24 he basically launched his first internet venture. उन्होंने अपना इंटरनेट वेंचर स्टार्ट किया। ठीक है? उनके जो फ्रेंड थे परीक्षित दर, उन्होंने बाद में इसके को फाउंडर बने, और उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट का काम करने के लिए परीक्षित दर ने
क्या क्या ज्वाइन कर लिया आपके पर्टिकुलर कंपनी को। और बाद में राजेश बाल पांडे जो हैं उन्होंने भी बिग ट्री के फाइनेंसेस का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें, पैसे से रिलेटेड चीजों को हैंडल करना शुरू कर दिया राजेश बाल पांडे ने। और पहले ये तीनों जो थे दे आर बेसिकली कॉल्ड एज 3 मस्कीटियर्स जिनको कहते हैं हम, ये इनका नाम था। और बाद में बिग ट्री एंटरटेनमेंट के अंडर में इन्होंने बुक माई शो की प्रोसेस शुरू कर दी। सो बुक माई शो जो था इट वाज इनिशियली, इसका नाम था गो फॉर टिकटिंग। मैंने तुम लोग को बताया था कि बुक माई शो जो है इसका लेटेस्ट नाम है, इससे पहले इसका एक और नाम था। इन्होंने टिकट का काम करना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, बिग ट्री के अंडर में ही दे स्टार्टेड, लेकिन नाम कुछ और था, दैट वाज गो फॉर टिकटिंग। गो फॉर टिकटिंग इसका नाम था, इन्होंने रखा था। 2002 में फिर से कंपनी का नाम बदला और इसका नाम हो गया इंडिया टिकटिंग। उसके बाद एंडिंग, फिर इस नाम को एंड किया गया और 2007 में इसका नाम बुक माई शो हुआ, जो तुम लोग को मैंने बताया था कि इट वाज अराउंड 2008 बट यहाँ पर 2007 दिया हुआ है। तो 2007 में इसका नाम बुक माई शो रखवा दिया। और किसने रखवाया पता है, ये जो है ना इंडिया टिकटिंग, मतलब जो है एम्प्लॉइज लोगों के थ्रू नाम को सजेशन के लिए बोला गया, मतलब नाम सजेस्ट करने के लिए एम्प्लॉइज को बोला गया और एक कॉन्टेस्ट रखा गया। कॉन्टेस्ट समझते हो क्या होता है, व्हाट इज कॉन्टेस्ट? प्रतियोगिता। हाँ, जिससे आपको प्राइज में दिया था। और क्या मिलना था उसको, आईपॉड टच। ठीक है, आईपॉड टच उस समय उन लोगों को प्रोवाइड होता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे बेसिकली ऑर्गेनाइज वन कॉन्टेस्ट, जो एम्प्लॉय जीतेगा उसको आईपॉड मिलेगा। और उसी इंजीनियरिंग इंटर्न का, मतलब एक स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग इंटर्न था, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा था, उसने सजेशन दिया बुक माई शो का। और ये बुक माई शो जो नाम था वो क्लिक कर गया और फिर इस पर्टिकुलर कंपनी जो पहले इंडिया टिकटिंग थी, उससे पहले गो फॉर टिकटिंग थी, वो बन गई बुक माई शो। ठीक है, बुक माई शो जो है ये हर एक चीज का टिकट सेल करता है। फेयर, मेला हो, स्पोर्ट्स हो, मूवीज हो, हर एक चीज का टिकट यू आर इजिली एबल टू गेट। अगर तुम्हें यहाँ बैठे बैठे दिल्ली के लिए भी कहीं जाना ना एग्जीबिशन में, वहां का भी टिकट आराम से परचेज कर सकते हो। ठीक है, बुक माई शो जो है वो वेबसाइट के थ्रू भी काम करता है, यानी इनटेक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप ओपन कर सकते हो गूगल में या किसी भी सर्च इंजन पे। यू कैन ओपन दिस साइट, वेबसाइट ऑफ बुक माई शो, एज वेल एज दे हैव वन मोबाइल ऐप। इनका मोबाइल ऐप भी है और इसका एप्लीकेशन 2012 में लॉन्च हुआ था, जो मैंने बताया था कि इन 2012 द एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड। ठीक है, और 2011-12 में ही ओला का भी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, कुछ याद है? ओला का भी यही 2011-12 में लॉन्च हुआ था। ये सब 12 में हुआ था। हाँ, 12 में हुआ था। सो ये आपके हर एक मोबाइल फोन के ऊपर आराम से काम करेगा, मतलब हर एक मोबाइल पे। लगभग विंडोज में, पहले नोकिया क्या करता था, विंडोज ही में काम करता था, पता है ना ये चीज? नोकिया की स्टोरी पता है कि नहीं? एक दिन वो भी डिस्कस करेंगे, एक दिन वो भी डिस्कस करेंगे विंडो के बारे में। ठीक है, अभी नहीं मैम, इंडियन कंपनी में रही है। मैम कभी बिग बास्केट के बारे में भी बताइए। हाँ, पक्का। ठीक है, तो बेसिकली ये विंडोज पे भी काम करता है, ये आराम से इनका एप्लीकेशन। और तुम लोग का ड्यूटी है, सब लोग बुक माई शो जो है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके अलावा ये ब्लैकबेरी में भी, iOS मतलब iOS प्रोसेसर आपके एप्पल फोन में होता है, तो iOS में भी काम करता है। और कंपनी जो है हमेशा टाइम टू टाइम अपने एप्लीकेशन को क्या करती रहती है, अपडेट करती रहती है। 2017 में इन्होंने लॉन्च किया था प्रोग्रेसिव वेब ऐप, 2017 में बुक माई शो में। और बुक माई शो जो है 24/7 अवेलेबल है, कभी भी इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। जैसे आपके बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी जो आपके एप्लीकेशन 24/7, वैसे ये भी 24/7 कस्टमर सर्विस भी है और 24/7 ये अवेलेबल भी है। ठीक है, उसके अलावा बुक माई शो में आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि इफ यू आर सेविंग द कार्ड्स एंड ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके डेटा इधर से उधर ट्रांसफर होंगे। बुक माई शो इज प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी एज वेल। और बुक माई शो जो है ना, ये बहुत सारा आपको फैसिलिटी देता है, जैसे कि आपको सेल्स प्रमोशन बहुत ज्यादा करता है, आपको 20% टिकट पे ऑफ मिल सकता है, आप इसके लिए प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। उसके अलावा यू हैव मल्टीपल अदर ऑप्शन
सच एज लाइक दिस इज लिंक विथ सो मेनी बैंक। जैसे आपने ICICI का कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बुक माई शो पे 30% 40% आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो दे आर वर्किंग एज अ ज्वाइंट, मतलब एक बोलते हैं लिंक्ड वे में भी ये काम कर रहे हैं दूसरे कंपनीज के साथ, दूसरे सर्विस सेक्टर के साथ। अगर बात करें बुक माई शो जो है वो मनी का सोर्स कहाँ से है, तो टिकट से रेवेन्यू। जितना ज्यादा रेवेन्यू आप, जितना ज्यादा टिकट बुक होगा बुक माई शो से, उतना ज्यादा आपका जो कंपनी है, जो PVR है मान लीजिए, उतना ज्यादा PVR कमीशन देगी बुक माई शो को, ठीक है। और इनका नॉन टिकटिंग रेवेन्यू भी है, जैसे बुक माई शो जो है वो बहुत सारे आपके कैंपेनिंग वगैरह कराता है, आर्ट वर्क वगैरह, ये सब थ्रू भी इनका जो है रेवेन्यू है। बुक माई शो जो है वो 30% इनका ग्रोथ हुआ था 2018 में, लेकिन 2017 में 309 करोड़ था, 300.9 करोड़ था, और उसके बाद आपको तो पता है 390 करोड़ के अराउंड इनका बेसिकली रेवेन्यू था। तो 30% ये इंक्रीज हो गया था 2018 में, लेकिन 2019 में वही ये कंपनी जो है वो बहुत 2019 तक ये सही चली, बट 2020 में ड्यू टू द कोविड इट वाज बेसिकली बहुत ज्यादा इनके पास चैलेंजेस उन्होंने फेस किया। और यहाँ पर बुक माई शो के कुछ चैलेंजेस के बारे में है, जैसे कई बार होता है कि बहुत पुअर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की वजह से आपका एप्लीकेशन काम नहीं करता, ई-टिकटिंग सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, कई बार आपका नॉन अनअवेलेबिलिटी होता है, क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी। So there are so many problems also related when we are taking ticket online. But yes, if you want to save your time and if you want to acquire the seat कि हमें कहाँ बैठना है, and if you want a proper ticket before going to that particular show, it is beneficial for you. So from in the next class we are going to understand from this point only that यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको और कवर करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट जो है इसका रह गया है बुक माई शो का। कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो कॉम्पिटिटर्स इनके वही है, टिकट काउंटर्स, एक्सप्लारा है, टिकट जीन है, बहुत सारे जो हैं, इस पेटीएम है, ठीक है, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास, और इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिग बास्केट एज वेल। बिग बास्केट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हाउ वाज द स्टोरी, हाउ वाज इट, समझ में आया? Yes, ma'am. See you all in the next, okay, see you all in the next class.